गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू द डेली करंट अफेयर सीरीज ऑफ पीडी गुरुकुल। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स है जो आज हमें देखने इस वीडियो के अंदर। तो कौन से टॉपिक्स के ऊपर आज चर्चा होगी जो आपकी यूपीएससी एनसी जीपीएससी क्लास 1 टू दैट इज सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए वहां पे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं अपने टॉपिक्स के नाम आज के। देखिए द फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज अबाउट अ न्यू प्रेस्टिजियस डिजिटल पेमेंट अवार्ड। उसके रिगार्डिंग कुछ वहां पे करनी है बातें। देन ऑपरेशन मिडनाइट हैमर एज वेल एज सैमसन ऑप्शन, जो बेसिकली किससे रिगार्डिंग है, तो अभी जो रिसेंट में इजराइल ईरान जो वॉर चल रहा है तो उसके रिगार्डिंग कुछ वहां पे करनी है बातें। देन इंडियाज न्यू सोलर पावर्ड डिवाइस फॉर अफोर्डेबल ग्रीन हाइड्रोजन, एक नई चीज की हुई है शुरुआत जहां पे सोलर एनर्जी का यूज करके हमें ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ करेंगे बातें। Then after there is SSLV technology transfer and the last topic and that is about GUMOT। चलिए वन बाय वन देखते हैं सारे टॉपिक्स। Let's start from the first and that is about IPPB received the prestigious digital payment award। क्या है ये बेसिकली डिजिटल पेमेंट अवार्ड और कौन इसको दे रहा है? तो सबसे पहले बात करते हैं द फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज अबाउट आईपीपीबी एज वेल एज डिजिटल पेमेंट अवार्ड। देखिए रिसेंटली इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इट इज नोन एज आईपीपीबी, सबको ये पता होना चाहिए क्या है ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। 2016-2017 के बाद इंडिया में नई टाइप की डिफरेंशियल बैंक की हुई शुरुआत, जिसमें से एक था अपना डिजिटल बैंक, राइट। तो उसके अंदर कुछ पेमेंट बैंक की रिगार्डिंग हुई बात है और इंडिया में देखा जाए तो सबसे पहली पेमेंट बैंक वहां पे बनती है एयरटेल पेमेंट बैंक। And on the basis of that, the government of India also established a new kind of payment bank, जो एक बेसिकली पब्लिक वाली थी, मतलब कि गवर्नमेंट की खुद की ओनरशिप में एक नई पेमेंट बैंक की हुई शुरुआत। सो अगर आपको एग्जाम में कहीं पे वाला क्वेश्चन आ रहा है दैट विच वन इज द फर्स्ट पब्लिक पेमेंट बैंक ऑफ इंडिया, द नेम इज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इट इज रिगार्डिंग पोस्ट ऑफिस एंड अभी रिसेंटली वहां पे कंटेक्स्ट में क्या है, तो उसने एक डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25 वहां पे प्राप्त किया है। किसके द्वारा ही दिया जाता है? दैट इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और किसके लिए दिया जाता है? तो डिजिटल पेमेंट और फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर उनकी जो बहुत ही बढ़िया सा उनका जो फंक्शनिंग वहां पे रहा है, तो उसके लिए उनको ये वाला अवार्ड दिया जाता है। तो फिर से एक बार ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक अवार्ड एनायत करती है जिसका नाम कौन सा है? दैट इज अवर डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड। और इस साल ये वाला अवार्ड किसको मिला है? दैट इज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को, राइट। देखा जाए तो इस अवार्ड के बारे में अगर हम कुछ बातें करें तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये वाला अवार्ड वहां पे देते हैं। ये वाला अवार्ड यहां पे दे रहे हैं और किसके लिए अवार्ड दिया जाता है? दैट इज टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम अक्रॉस द इंडिया। देखा जाए तो कौन ये पेमेंट वाले इस अवार्ड को ले सकता है? व्हाट इज द एलिजिबिलिटी? तो एक चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है कि सारी की सारी बैंक्स एज वेल एज पेमेंट बैंक्स, फिनटेक कंपनीज और जितने भी और ऐसे सर्विस प्रोवाइडर है, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स, तो उनको ये वाला अवार्ड वहां पे दिया जाता है फॉर द इनोवेशन एज वेल एज इंपैक्ट इन द डिजिटल पेमेंट्स। और उसके मेन अगर हम की फीचर्स की बात करें तो इट रिकॉग्नाइज द इंक्लूसिव डिजिटल बैंकिंग इनिशिएटिव्स। इट रिवॉर्ड्स द एंटिटीज जो बेसिकली फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर वहां पे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंडिया के अंदर, फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, एज वेल एज सिक्योरिटी ऑफ द पेमेंट्स उसके ऊपर कुछ बढ़िया सा वहां पे काम कर रहे हैं, राइट। इट सेट द बेंचमार्क्स on the performance index, innovation as well as outreach, as well as it bridges the urban rural divide in the banking। मतलब अर्बन रूरल के अंदर जो बैंकिंग के रिगार्डिंग जो डिवाइड इंडिया में देखा जा रहा है उसको वहां पे ब्रिज करने की बात है, उसको कनेक्ट करने की बात है। और उसके की फंक्शंस यहाँ पे क्या रहेंगे? इट ऑफर्स पेपरलेस, कैशलेस, प्रेजेंसलेस बैंकिंग वाया इंडिया स्टिक। It uses a robust doorstep banking model over 2 lakh postmen and Gramin Dak Sevaks
डिलीवर बैंकिंग सर्विसेज टू द हाउस होल्ड। ये किसकी बात है? इट इज ऑल अबाउट IPPB, दैट इज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। साथ में देखा जाए तो यहाँ पे मल्टीलिंगुअल डिजिटल इंटरफेस जो कि 13 लैंग्वेज में है उसको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ साथ मनी ट्रांसफर्स, बिल पेमेंट्स, सेविंग्स, फाइनेंशियल लिटरेसी, ऐसी अलग अलग टाइप की फैसिलिटी सर्विसेज भी वहां पे प्रोवाइड की जा रही है। It has contributed to the digital India as well as less cash economy mission of India. And because of all these things, India Post Payment Bank को डिजिटल पेमेंट अवार्ड वहां पे दिया गया है 2024-2025, राइट? तो फिर से एक बार, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज गिवन दिस अवार्ड टू द IPPB, दैट इज द फर्स्ट पब्लिक पेमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। चलिए, उसके बाद अगर देखें तो दूसरे टॉपिक कौन से है, तो अभी रिसेंटली वहां पे हुआ है ऑपरेशन जिसका नाम है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। क्या है ये ऑपरेशन मिडनाइट हैमर? बेसिकली देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस के अंदर आप कहीं ना कहीं ऑपरेशंस को एज एन एग्जांपल वहां पे पेश कर सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ ये ऑपरेशन पूछने के वहां पे इतने कोई चांसेस नहीं। लेकिन अगर देश और दुनिया में इतना बड़ा कोई ऑपरेशन वहां पे कंडक्ट हो रहा है, इतने बड़े बड़े सुपर पावर्स यहाँ पे एंगेज है, देन यू शुड नो अबाउट दिस ऑपरेशन कि एग्जैक्टली ऑपरेशन था क्या। चलिए, तो शुरुआत करते हैं ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। और शुरुआत करने से पहले एक चीज और भी बता दूं कि इस लेक्चर की PDF गुजराती और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो आपके नीचे, वहां पे वीडियो के नीचे जो एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर हमारी टेलीग्राम ग्रुप की चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस चैनल और वहां पे जाके आप इसकी PDF वहां पे ले सकते हैं। ध्यान रखना, ये दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, गुजराती एज वेल एज इंग्लिश। तो बेसिकली अगर कोई ऐसे एस्पिरेंट्स है जो गुजराती मीडियम में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये वाली PDF वहां पे अवेलेबल है। और एक और चीज आपको बता दूं कि पीडी गुरुकुल अहमदाबाद एज वेल एज गांधीनगर दोनों ब्रांचेस के ऊपर नेक्स्ट मंथ 10th जुलाई को, कब की बात है? नेक्स्ट मंथ 10th ऑफ जुलाई, 10th जुलाई से नई बैचेस की होने वाली है शुरुआत, पीडी गुरुकुल अहमदाबाद एज वेल एज गांधीनगर दोनों ब्रांचेस के ऊपर। तो अगर अभी तक आपने वहां पे एनरोल नहीं करवाया है तो आज ही यहां पे करवाए एनरोल, और उसी के साथ आपको मिलेंगे 3 फ्री डेमो लेक्चर्स एज वेल एज अप टू 50% स्कॉलरशिप्स। तो नई बैचेस में आज ही वहां पे ज्वाइन हो, और आपके एग्जाम की रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पे आके भी वहां पे सॉल्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके की फैसिलिटीज पीडी गुरुकुल आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है, जो कि गुजरात का बेस्ट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए एक बेस्ट आपको कोचिंग वहां पे प्रोवाइड करेगा। तो आज ही पीडी गुरुकुल को संपर्क करें। पीडी गुरुकुल अहमदाबाद एज वेल एज गांधीनगर दोनों ब्रांचेस की मैं बात कर रहा हूं, और दोनों मीडियम की बात कर रहा हूं, एज वेल एज हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, और साथ में अगर हम जीपीएससी क्लास 1-2 की बात करें तो वो गुजराती मीडियम में भी अवेलेबल है। तो चाहे आपका कोई भी मीडियम है, चाहे आपका कोई भी टारगेट है, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट पीडी गुरुकुल। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट टॉपिक जिसके ऊपर हम बात करने के लिए जा रहे हैं, दैट इज अबाउट ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। क्या है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर? तो बहुत से लोगों ने शायद सुना भी होगा न्यूज के अंदर, तो उसी की रिगार्डिंग कुछ बातें। तो रिसेंटली यूएसए ने वहां पे एक ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को किया है लॉन्च, जहां पे B-2 बॉम्बर्स एज वेल एज बंकर बस्टर बॉम्ब्स को वहां पे एक एयर स्ट्राइक के थ्रू ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे वहां पे भेजा गया है, और साथ में क्लेमिंग सिग्निफिकेंट डैमेज टू ईरान न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर। यूएसए ने एक ऑपरेशन, हैमर का मतलब है काइंड ऑफ हथौड़ा, तो हैमर यहां पे लगाया है ऊपर से एयर स्ट्राइक करके B-2 बॉम्बर्स एंड बंकर बस्टर बॉम्ब्स। और किसके ऊपर? तो बोले ईरान की न्यूक्लियर साइट्स, दैट इज ऑन द फोर्डो, नातांस एंड इस्फहान। तो सबके ऊपर वहां पे न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर एयर स्ट्राइक की गई, और उनका ऐसा दावा है कि उनका न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको हमने बहुत ही हैवी वहां पे डैमेज किया हुआ है। और एग्जैक्टली ऑपरेशन था क्या? इट वाज अ क्लासिफाइड यूएस मिलिट्री एयर स्ट्राइक टारगेटिंग ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज विद प्रिसीजन वेपन्स। नो डाउट ईरान का ऐसा बोलना है उसके सामने कि
हमें इतना कोई डैमेज हुआ है नहीं, और उनका ऐसा बोलना था कि ऑलरेडी जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसको वहां से निकाल के दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिए थे, राइट। और प्लस वो जमीन के इतने नीचे वहां पे उन्होंने डिप्लॉय किए हुए थे कि उसको कोई भी वहां पे डैमेज नहीं हुआ है, जबकि यूएस ऐसा बोल रहा है कि बहुत ही बढ़िया सा वहां पे डैमेज हमने किया है न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस द नेक्स्ट इन द वॉर, बट एज ऑफ नाउ द यूएसए हैज डन एन एयर स्ट्राइक which is known as midnight hammer operation। और मेन उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो वो तो डेफिनेटली अगर आप ऑपरेशन के बारे में जानते हैं तो आपको पता चल ही जाएगा दैट व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव, दैट इज टू सीवियरली degrade Iran's nuclear weapons infrastructure and demonstrate US strategic air power। सबको दिखाना कि यूएसए का स्ट्रेटेजिक एयर पावर किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। और वहां पे देखा जाए तो कौन से वेपन्स के इन लोगों ने यूज किया था इस बॉम्ब्स को या फिर इन ऑपरेशन हैमर को वहां पे एग्जीक्यूट करने के लिए। तो B2 स्पिरिट स्टिल्थ बॉम्बर्स विथ GBU 57A/B मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर, दैट इज नोन एज MOP का वहां पे हुआ यूज। टोमाहॉक लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स लॉन्च्ड फ्रॉम अ यूएस सबमरीन, decoy aircraft and support fighter jets for air defense suppression। और ये एग्जैक्टली ये क्या है, ये स्टिल्थ बॉम्बर्स। तो B2 स्पिरिट स्टिल्थ बॉम्बर्स क्या है ये? इट इज एन एडवांस्ड स्ट्रेटेजिक स्टिल्थ बॉम्बर ऑफ द यूएस एयरफोर्स। स्टिल्थ का मतलब जो आप इजीली आप वहां पे उसको ट्रेस नहीं कर सकते, दैट इज नॉन ट्रेसेबल। यूएस एयरफोर्स कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग बोथ न्यूक्लियर एज वेल एज कन्वेंशनल वेपन्स with minimal radar detection। तो रडार में आए बगैर वहां पे उसे एग्जीक्यूट करना, दैट इज द बिगेस्ट स्पेशलिटी ऑफ दिस बॉम्बर्स जो यूएस ने वहां पे किया है डेवलप। इसकी कॉस्टिंग जो है वो अप्रोक्सीमेटली $2.1 बिलियन पर यूनिट है, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द मोस्ट एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट ऑफ द वर्ल्ड। और डेफिनेटली एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि ये पूरी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है जो आपकी रडार सिस्टम में भी नहीं आ रहा है। मतलब कि ईरान अभी तक उसको पकड़ नहीं पा रहा है कि कहां से आए, कहां से बॉम्ब गिरा और कहां से निकल लिए। सो दैट इज द मेन थिंग। और उसकी रेंज क्या है? इट द रेंज इज ओवर 6000 नॉटिकल माइल्स विदाउट रिफ्यूलिंग, दैट इज कॉल्ड एज ग्लोबल रीच। पूरी दुनिया तक ये वहां पे पहुंच सकता है। 6000 नॉटिकल माइल्स की उसकी है कैपेसिटी, और वो भी विदाउट रिफ्यूलिंग, एंड दैट इज द बिगेस्ट मेन थिंग। अदरवाइज आपके जो एयरक्राफ्ट है वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे जहां तक उसको जाना है, लेकिन इसकी रेंज इतनी ज्यादा है कि बहुत दूरी तक वहां पे आराम से निकल जाता है। पेलोड की अगर हम बात करें तो ओवर 40,000 LBS वहां पे वो कैरी कर सकता है। और अगर हम क्रू की बात करें तो वहां पे 2 पायलट्स और साथ में एडवांस्ड ऑटोमेशन। एडवांस ऑटोमेशन तो है, प्लस साथ में 2 पायलट, दैट इज द क्रू। और स्टिल क्या है? दैट इज रडार क्रॉस सेक्शन एज स्मॉल एज अ बर्ड इवेट्स एडवांस्ड एयर डिफेंसेस। बर्ड्स के जितना छोटा सा वहां पे फटाफट स्टिल्थ टेक्नोलॉजी का यहाँ पे हो रहा है यूज, और वेपन्स वगैरह की भी यहाँ पे है बातें। सो यू शुड नो अबाउट ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। लेकिन देखा जाए तो ईरान और इजराइल की इस वॉर के अंदर अभी थोड़ी सी गर्माहट वहां पे और बढ़ती जा रही है। ऊपर से इजराइल ने वहां पे डिक्लेयर किया है अपना सैमसन ऑप्शन। क्या है ये सैमसन ऑप्शन? जो अभी रिसेंटली इजराइल ने इसके ऊपर कुछ की है वहां पे बातें। एंड व्हाट इज द कंटेक्स्ट? दैट इजराइल्स कंट्रोवर्शियल सैमसन ऑप्शन न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन इज बैक इन द ग्लोबल फोकस amid escalating strikes on Iran's nuclear facilities during Operation Rising Lion। इजराइल का ये जो डॉक्ट्राइन है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, जिसको बोलते हैं सैमसन ऑप्शन डॉक्ट्राइन, जो एक न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है, वो यहाँ पे वापस आ चुका है। डॉक्ट्राइन का मतलब काइंड ऑफ प्रिंसिपल, एक सिद्धांत। तो ये सिद्धांत जो है वो यहाँ पे आ चुका है वापस। एग्जैक्टली ये क्या है? इट इज अ न्यूक्लियर डेटरेंस डॉक्ट्राइन, जो बेसिकली ईरान तब यूज करता है जब उसका मेन टारगेट ये होता है दैट इट हैज टू इंश्योर नेशनल सर्वाइवल इन केस ऑफ एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। एग्जिस्टेंशियल इन शॉर्ट, कोई ऐसा कोई थ्रेट आता है जहां पे उसके एग्जिस्टेंस के ऊपर खतरा आ जाता है, तो एट दैट टाइम दे आर यूजिंग दैट न्यूक्लियर पावर्स। और उनके न्यूक्लियर पावर्स को यूज करने वाला ये है वहां पे डॉक्ट्राइन, इट इज नोन एज सैमसन ऑप्शन डॉक्ट्राइन।
इन शॉर्ट, देश का एग्जिस्टेंस वहां पे सुरक्षित रखने के लिए इस डॉक्ट्राइन का वहां पे किया जाता है यूज। और कौन सी कंट्री की यहाँ पे बात चल रही है? डॉक्ट्राइन, देयर इज नेशन इन्वॉल्व्ड, दैट इज इजराइल। ऑब्जेक्टिव क्या है? दैट इज टू सिग्नल दैट एनी अटेम्प्ट टू annihilate Israel will trigger catastrophic nuclear retaliation, ensuring mutual destruction of the aggressor। उनका मेन टारगेट क्या है कि उनका ऐसा बोलना है कि अगर इजराइल के एग्जिस्टेंस के ऊपर किसी ने भी वहां पे कोई भी टाइप का डेंजर क्रिएट किया है तो आप मान के चलो कि इजराइल जो है वो मैसिव डिस्ट्रक्शन करने पे उतर आएगा, और उसके लिए वहां पे अगर जरूरत पड़ी तो न्यूक्लियर पावर्स को भी यूज वहां पे करेंगे। राइट, सो व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ दिस डॉक्ट्राइन? अभी रिसेंटली देखा जाए तो उनकी एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी बोल सकते हैं कि इजराइल ने ना ही कुछ कंफर्म किया है और ना ही किसी बात को डिनाई किया है कि उनके पास एग्जैक्टली कितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स वहां पे अवेलेबल है। एक जजमेंट लगाया जा रहा है कि 80 से लेके 400 के आसपास के होने चाहिए, बट कभी भी उन लोगों ने ना ही इस बात के ऊपर कोई कंफर्मेशन दिया है और ना ही इस बात को रिजेक्ट किया है। राइट, सो उन्होंने इस बात को क्लियर नहीं किया है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियर आर्सेनल दैट दे आर हैविंग। और देखा जाए तो दैट इज अ मैसिव रिटेलिएशन पॉलिसी, दैट इज इट टारगेट्स एडवर्सरीज इन केस ऑफ एग्जिस्ट थ्रेट्स। ऐसा अगर कहीं पे ऐसा हो रहा है कि ईरान के एग्जिस्टेंस के ऊपर अगर कोई भी थ्रेट है तो डेफिनेटली अपने एडवर्सरीज को वहां पे टारगेट करेंगे। और नॉर्मली उन लोगों ने बोला हुआ है कि अगर कोई रूटीन डेटरेंस है तो वहां पे इसका यूज नहीं होगा, लेकिन अगर उसके एग्जिस्टेंस के ऊपर वहां पे खतरा आता है तो ये वाली चीज हो सकती है। सो एट द टाइम ऑफ एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, जब उनके ऊपर कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट दैट इज एग्जिस्टेंस वाला अगर कोई थ्रेट वहां पे उत्पन्न होता है तो ये वाली चीज यहां पे आती है। It is a multi-platform capabilities. It includes land-based missiles, aircraft delivery, as well as sea-based. That is land, air, as well as sea. So it is a triad. Psychological warfare designed more as a psychological deterrent than an operational war plan. इसका मतलब क्या है कि नॉर्मली जब भी इजराइल अपने इस डॉक्ट्राइन की बात करता है तो वो एक्चुअली सामने वाले की साइकोलॉजी के साथ थोड़ा सा खेल रहा है। अगर वो ऐसा बोल रहा है कि हम न्यूक्लियर पावर्स का यूज करने वाले हैं, सामने वाले को ये नहीं पता है कि क्या इनके एक्चुअली ये प्लान ही है या फिर ये सिर्फ बातें कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली ये मोरली प्रेशर वहां पे जनरेट करेगा। राइट, बिकॉज आज पूरी दुनिया के अंदर एवरीवन वांट्स कि ये न्यूक्लियर पावर सबके पास है, लेकिन इसका यूजेज कम से कम हो, ज्यादा बेटर है। So it is more psychological than operational, we can say, but you cannot take a risk if you are in against of this kind of countries. And biblical symbolism उसको बोल सकता है, that is it is named after Samson's self-sacrificial act, underscoring Israel's readiness for ultimate retaliation if cornered. In short, इजराइल ये चीज बहुत ही इंश्योर कर रहा है कि ये हमारी एक रेडीनेस है, हमारी एक प्रिपेयर्डनेस है कि अगर कुछ भी इधर उधर हुआ देन वी आर ओके विद दैट। एंड देन आफ्टर देयर इज अ सिग्निफिकेंस, इट reinforces Israel's strategic depth in a volatile region where it remains the only nuclear armed state. It adds uncertainty in the ongoing conflicts like Iran-Israel standoff. तो एक जितने भी कॉन्फ्लिक्ट है वहां पे थोड़ी सी अनसर्टिनिटीज यहाँ पे प्लस हो जाती है। It shapes regional military planning as well as arms procurement by adversaries and allies alike. तो जितने भी एडवर्सरीज है, जो भी उनके दुश्मन वगैरह वगैरह है, तो वहां पे उनके परचेजेस के ऊपर, उनके मिलिट्री प्लानिंग के ऊपर ये थोड़ी सी वहां पे अफेक्ट करता है। एंड दैट इज ऑल अबाउट सैमसन ऑप्शन यूज्ड बाय इजराइल। तो वॉर के अंदर देखा जाए तो एवरीडे कुछ ना कुछ वहां पे नया आता ही रहेगा, क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशन है, तो कहीं ना कहीं कोई नई स्ट्राइक होती रहेगी। ऐसे बहुत से डॉक्ट्राइन्स जो है वहां पे बीच में आएंगे। तो आपको एक चीज अभी ध्यान में रखनी है अभी के लिए, आपके नॉलेज के लिए, कि यूएस ने वहां पे किया है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। और दूसरी एक चीज कि ये सैमसन ऑप्शन क्या है, तो एक इजराइल का एक न्यूक्लियर वेपन का एक डॉक्ट्राइन जो इस बात को इंश्योर कर रहा है कि अगर हमारे एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई भी खतरा हुआ
तो हम न्यूक्लियर पावर का यूज करने से वहां पे एक टाइम के लिए सोचेंगे नहीं, मतलब हम उसका यूज कर सकते हैं। इट इज अबाउट दैट। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट, इंडियाज न्यू सोलर पावर डिवाइस फॉर एफोर्डेबल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। क्या है ये एग्जैक्टली? चले वन बाय वन देखते हैं इस टॉपिक के ऊपर। इंडियन साइंटिस्ट एट द सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस बेंगलुरु, उन्होंने एक नई चीज को वहां पे डेवलप किया। उन्होंने एक ऐसे डिवाइस को बनाया है विच इज रन बाय दिस सोलर एनर्जी। सो इट इज अ सोलर ड्रिवन डिवाइस। और किसके लिए है? दैट इज फॉर मेकिंग ऑफ एफोर्डेबल ग्रीन हाइड्रोजन। दैट इज फॉर द प्रमोशन, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एफोर्डेबल ग्रीन हाइड्रोजन विच इज अ पोटेंशियल गेम चेंजर फॉर द क्लीन एनर्जी। तो फिर से एक बार, बेंगलुरु स्थित एक इंस्टीट्यूट जिसका नाम है सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस, उन्होंने एक नया सोलर ड्रिवन डिवाइस बनाया है। किसके लिए? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एफोर्डेबल ग्रीन हाइड्रोजन। और किस तरीके से काम करता है? व्हाट इज द इनोवेशन? तो दे हैव डेवलप्ड अ नेक्स्ट जनरेशन डिवाइस दैट स्प्लिट्स वाटर मॉलिक्यूल्स to produce green hydrogen using the only solar energy। और अगर मान के चलो कि ये चीज वहां पे सक्सेसफुल रहती है तो एक बहुत ही बढ़िया सी एनर्जी का प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे शुरू हो सकता है, और वो भी सस्टेनेबल तरीके से। इट यूजेस अर्थ abundant low cost materials and it avoids fossil fuels as well as rare expensive components, employs silicon based photoanode with advanced NIP heterojunction architecture। टेक्निकल हाइलाइट्स यहाँ पे कुछ है तो आप उसको देख सकते हैं कि कौन सी टेक्निकल चीजों का यहाँ पे उन लोगों ने किया है यूज। और देखा जाए तो इट हैज डेमोन्स्ट्रेटेड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दैट इज ऑफ 10 आवर्स कंटिन्यूअस ऑपरेशन विद लेस देन 4% परफॉर्मेंस ड्रॉप, सक्सेसफुली स्केल्ड टू 25 स्क्वायर सेंटीमीटर्स फोटो एनोड साइज इफेक्टिव फॉर लार्ज स्केल हाइड्रोजन प्रोडक्शन। तो इसके ओवरऑल एडवांटेजेस क्या है? दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ दिस डिवाइस? हाई एफिशिएंसी कन्वर्जन, it achieves superior solar to hydrogen conversion, maximizing the energy output from the sunlight। और डेफिनेटली इस पॉइंट को यहाँ पे आप एग्जाम में आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो सोलर एनर्जी का यूज करके हम वहीं से ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के ऊपर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो सोलर एनर्जी है, जो सनलाइट के द्वारा हमको जो एनर्जी वहां पे प्राप्त होती है, उसका एक मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो है वो यहाँ पे हो सकता है। और यहाँ पे क्लियर बोला गया है कि देयर इज नो नीड फॉर एक्सटर्नल पावर इनपुट्स और फॉसिल फ्यूल्स, इट वर्क्स ओनली ऑन दी सोलर एनर्जी। यहाँ पे सिर्फ सोलर एनर्जी का यूज किया जाता है और दूसरी कोई भी चीज का यहाँ पे यूज नहीं होता है। इट इज ड्यूरेबल एज वेल एज इट इज स्टेबल, इट मेंटेन्स लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी इवन अंडर अल्कलाइन कंडीशंस। इट इज एसेंशियल फॉर प्रैक्टिकल एंड कंटिन्यूअस यूज। मटेरियल्स जो है वो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव यहाँ पे यूज हो रहा है, और डिजाइन जो है वो बहुत ही स्केलेबल है। दैट इज ओनली ऑन दी 25 स्क्वायर सेंटीमीटर्स फोटो एनोड। दैट्स व्हाई व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? दैट इज डीकार्बनाइजिंग द इंडस्ट्रीज। जैसे अगर ग्रीन हाइड्रोजन वहां पे बढ़ता जा रहा है तो डेफिनेटली एमिशन जो है वो वहां पे कम कर देगा, जो आपके ओवरऑल इंडस्ट्रियल सेक्टर के प्रमोशन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंडिया का जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है हमारा, तो उस मिशन को भी यहाँ पे एक एडवांस तौर पे ये लेके जाएगा। इट सपोर्ट्स अवर नेट जीरो टारगेट्स टिल 2070। 2070 तक हमें नेट जीरो एमिशन पे पहुंचना है, तो उस टारगेट के लिए भी ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट। इट इज ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन, इट फैसिलिटेट्स अ शिफ्ट टुवर्ड्स सस्टेनेबल एंड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम अक्रॉस द सेक्टर्स एंड वर्सिटाइल एप्लीकेशन, जो आपको अलग अलग जगह में आप उसका यूज कर सकते हैं, चाहे वो आपका घर है, चाहे आपका ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे इंडस्ट्रीज है, हर जगह पे आप इस ग्रीन हाइड्रोजन का वहां पे यूज कर सकते हैं। तो रिसेंटली बस आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि एक नया सोलर डिवाइस वहां पे बनाया गया है जो ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को और बूस्ट वहां पे लगाएगा, राइट? सो दैट इज ऑल अबाउट दैट। प्लस
अभी अगर हम बात करें तो कुछ रिसेंटली यहाँ पे इसरो ने फर्स्ट टाइम अपनी कुछ टेक्नोलॉजी को किया है ट्रांसफर। फॉर द फर्स्ट टाइम इसरो's small satellite launch vehicle which is known as SSLV technology, small satellite launch vehicle, इसको completely transfer किया है to the HAL, that is Hindustan Aeronautics Limited, which will own, build, market and operate the rocket. तो ये बेसिकली क्या है एग्जैक्टली? इट इज अ फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी for ISRO's SSLV, enabling the Indian company, that is HAL, to independently build and commercialize their rocket. इसरो सबसे पहली बार अपनी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल वाली जो टेक्निक है वो किसी के साथ वहां पे शेयर कर रहा है। नो डाउट किसी बाहर की कंट्री के साथ साथ यहाँ पे शेयर करने की बात नहीं। इंडियन गवर्नमेंट की अभी रिसेंटली महारत्न स्टेटस जिसको प्राप्त हुआ है वो वाली एक कंपनी, एक कॉर्पोरेशन जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसे यहाँ पे ये वाली टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया गया है ताकि HAL जो है वो वहां पे रॉकेट्स को बना सके एज वेल एज उनको वहां पे कॉमर्शियलाइज मोड पे भी रख सके। दैट इज दे कैन बिल्ड एज वेल एज कॉमर्शियलाइज द रॉकेट्स। और यहाँ पे कौन सी पार्टीज जो है वो इन्वॉल्व है, तो डेफिनेटली इसरो तो है ही, प्लस अपना इन स्पेस दैट इज अ स्पेस सेक्टर रेगुलेटर एज वेल एज उनकी कॉमर्शियल आर्म NSIL, और मेन जो रेसिपिएंट है दैट इज हेल। और इट इज अवॉर्डेड बाय InSpace आफ्टर अ 2-stage नेशनल बिडिंग प्रोसेस एंड हेल वॉन इट विद 511 करोड़ बिड। हेल ने सबसे ज्यादा वहां पे रेवेन्यू को देने का एक अश्योरेंस दिया है, दैट इज अबाउट 511 करोड़, और उसी के साथ ही वाली बीड जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को वहां पे मिली है। तो देखा जाए तो इसरो के कंटेक्स्ट में उनको वहां पे कुछ रेवेन्यू भी जनरेशन हुआ है, और साथ में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ऐसे रॉकेट्स वगैरह बनाने के लिए कुछ वहां पे टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी हो चुका है। सो ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? इट विल स्ट्रेंथन द प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन स्पेस, इट विल एनेबल कॉमर्शियल लॉन्च सर्विसेज, इट विल रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इसरो फॉर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चेस। आपको बार बार इसरो के पास जाने की जरूरत नहीं, प्राइवेट प्लेयर्स भी स्मॉल सैटेलाइट्स को वहां पे लॉन्च कर पाएंगे। एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड विल ओन दी SSLV एंड दे कैन मॉडिफाई इट्स डिजाइन एज वेल। और उनकी फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी रहेगी? दैट इज 6 to 10 रॉकेट्स पर ईयर। इनिशियली ये जो है ये 2 साल के लिए वहां पे दिया गया है, और देखा जाए तो उसके बाद भी वो लोग वहां पे कुछ हैंडल वगैरह करेंगे। और क्या है एग्जैक्टली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड? इट इज इंडियाज लार्जेस्ट एरोस्पेस एंड डिफेंस PSU, that is public sector undertaking, which is currently given a status of Maharatna company, right? So it is the 14th Maharatna company of India as well, that is Hindustan Aeronautics Limited, a pioneer in aircraft and aerospace system, जो इंडिया में बहुत सालों से एयरलाइंस या फिर एरोस्पेस के ऊपर वहां पे काम कर रहा है, जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु के अंदर। एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1940 में, और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में ये है? दैट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इनका मेन काम ही क्या है? दे आर डिजाइनिंग, डेवलपिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनिंग द एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, देयर इंजिन्स, स्पेस कंपोनेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और 85+ years ऑफ कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज एरोस्पेस ग्रोथ। बहुत सालों से इंडिया के एरोस्पेस के अंदर यहाँ पे इनका कंट्रीब्यूशन है। दे आर द फर्स्ट इंडियन फर्म टू मैन्युफैक्चर MiG-21, जेगुआर, Su-30, दैट इज SU, अपना जो सुखोई वाला है, Su-30 Mk1, एंड LCA तेजस। तो ये सब बनाने वाले भी यही है, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। साथ में स्पेस सिस्टम की अगर हम बात करें तो GSLV Mk3 के स्ट्रक्चर्स, मिशन मार्स के स्ट्रक्चर, और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट दैट इज गगनयान के जो स्ट्रक्चर है वो बनाने का काम भी इंडिया में कौन कर रहा है? दैट इज ऑल्सो डूइंग बाय HAL। They are partner to ISRO for cryogenic engines and aerospace launch vehicle structures. There are multiple divisions across India in the aircraft, helicopters, avionics, composites, MRO and the space. और BSc NSc के ऊपर भी इनकी वहां पे लिस्टिंग हो चुकी है। That is all about हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो देखा जाए तो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट की एक फर्म, जिसको रिसेंटली अभी यहाँ पे SSLV टेक्नोलॉजी को भी ट्रांसफर किया गया है।
एंड नाउ देयर इज अ लास्ट टॉपिक एंड दैट इज ऑल अबाउट गुमोट। आपको बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा नहीं लेकिन एक ओवरव्यू में पता होना चाहिए कि क्या है ये गुमोट और क्यों है ये न्यूज में। तो शॉर्ट में वहां पे पता होना चाहिए, इट इज गोवाज ट्रेडिशनल परकशन इंस्ट्रूमेंट, द नेम इज गुमोट एंड इट इज विटनेसिंग रिवाइवल डिबेट्स around heritage conservation and wildlife protection after it was declared the state heritage instrument of Goa in 2019। आपने शायद ये वाला इंस्ट्रूमेंट कहीं पे अगर देखा है तो इस इंस्ट्रूमेंट को वहां पे बोला जाता है गुमोट। और क्या है एग्जैक्टली? इट इज अ ट्रेडिशनल मड बेस्ड membranophone percussion instrument of Goa which is crafted from clay with one side covered by animal skin। इसका ओरिजिन कहां पे हुआ था? ओरिजिन है दैट इज माइग्रेटेड टू गोवा थ्रू ट्राइबल कम्युनिटीज। ट्राइबल कम्युनिटीज से गोवा के अंदर वहां पे आया और वहां के जितने भी अर्ली सेटलर्स थे उन्होंने ही इसको वहां पे डेवलप किया। बहुत सी अलग अलग साइज और फॉर्म के हिसाब से उनका वेरिएंट्स भी वहां पे बहुत ज्यादा है। चिल्ड्रन के लिए अलग होता है, वुमेन के अलग है, एमेच्योर्स के लिए अलग है, प्रोफेशनल्स के लिए अलग है और कुछ कास्ट जो है वो भी वहां पे एसोसिएटेड है उनके वहां पे। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो हिंदू एंड क्रिश्चियन कम्युनिटीज। और इनको कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले वहां पे होता है क्ले पॉट शेपिंग, crafted from special refined clay shaped as a pumpkin like earthen pot in 3 parts and then after tap to remove the air bubbles। फिर वहां पे उसको थोड़ी सी गर्म किया जाता है, दैट इज फायर, आग वहां पे लगाई जाती है। द पॉट इज सन ड्राइड एंड किन फायर्ड फॉर ड्यूरेबिलिटी एज वेल एज रिजोनेंस। जैसे आपको पता है कि अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर आप ब्रिक्स वगैरह भी देखें तो वो लोग भी बर्न्ट ब्रिक्स का यूज करते हैं, वैसे यहाँ पे भी इस पॉट को वहां पे थोड़ी सी आग लगाई जाती है, थोड़ा सा गर्म किया जाता है ताकि वो और वहां पे मजबूताई वहां पे पकड़े। एंड देन आफ्टर आती है उसकी मेम्ब्रेन प्रिपरेशन। तो नॉर्मली अगर हम सालों से बात करें तो पहले ये लोग लिजार्ड स्किन का वहां पे यूज करते हैं जो कि अब बैन हो चुकी है। नाउ वहां पे गोट, बफेलो स्किन या फिर सिंथेटिक मटेरियल्स का यूज होता है उसके ऊपर वाले जोन के लिए। एंड लास्ट में वहां पे आता है असेंबलिंग एज वेल एज ट्यूनिंग। मेम्ब्रेन को वहां पे स्ट्रेच करके एक रोप के साथ, स्क्वायर रोप के साथ वहां पे टाई किया जाता है और उसके बाद साउंड क्वालिटी के लिए उसको वहां पे ट्यून किया जा रहा है। और नॉर्मली देखा जाए तो ये हैंडमेड क्ले पोट जो है वो यहाँ पे ज्यादातर चलता है। सो आपको बस एक चीज ध्यान में रखनी है कि गुमोट क्या है, एक परकशन इंस्ट्रूमेंट विच इज ऑफ द गोवा। तो गोवा का एक परकशन इंस्ट्रूमेंट, इट इज नेम इज गुमोट, जो भी रिसेंटली वहां पे कंटेक्स्ट में है। एंड दैट इज ऑल अबाउट टुडेज करंट अफेयर लेक्चर्स। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे करते हैं एंड, और नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए टॉपिक्स के साथ वापस एक बार मिलेंगे और अपनी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज के लिए इतना बहुत ही काफी है। जाते जाते वापस एक बार आपको बता दूं कि 10 जुलाई से यूपीएससी एज वेल एज जीपीएससी क्लास 1-2 की नई बैचेस पीडी गुरुकुल अहमदाबाद और गांधीनगर दोनों ब्रांचेस पे वहां पे शुरू होने के लिए जा रही है। तो अभी तक आपने एनरोल नहीं करवाया है तो अभी वहां पे एनरोल करवाए और you will get 3 days free demo sessions as well as up to 50% of scholarships, राइट? तो इसी के साथ चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे करते हैं एंड, कुछ नए टॉपिक्स के साथ वापस एक बार मिलेंगे, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।